इस दौर में बुरी से बुरी परिस्थितियों का सामना कौम ने किया था। दिल्ली से शाही आदेश हुए कि पंजाब में भी सिखों को ख़त्म कर दिया जाए। उसने सिखों के नरसंहार के आदेश दे दिए। गुरु नानक को मानने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाए। उसके मन में परेशानी का आलम यह था कि सिखों को कहीं भी बसने की इजाज़त नहीं थी। बाबा बंदा सिंह जी की शहीदी के बाद बादशाह फर्रुख सियर के द्वारा जारी किया गया। सरकारी कर्मचारी और अफसर उनके कट्टर दुश्मन बन गए। जहां निर्दयता से उनका कत्ल कर दिया जाता, उन्हें अपना घर बार छोड़कर जंगलों और दूर दराज के इलाकों में शरण लेनी पड़ी। नहीं तो कई कई दिनों तक भूखे ही रहना पड़ता था। अपने पिता द्वारा सिखों के लिए लागू की गई नरम नीतियों को जकरिया खान ने लगभग ख़त्म कर दिया। जकरिया खान को पंजाब का गवर्नर इसलिए बनाया गया क्योंकि उसने मुग़ल बादशाह के सामने शेखी बघारी थी कि अगर महामहिम मुझे पंजाब का गवर्नर बना दें तो मैं मांझा, मालवा और दोआब से सिखों को ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में उस दौर की परिस्थितियों को बयां करेंगे दोस्तों, जिस दौर को सिख इतिहास के लिए काला दौर कहा जाता है। इस दौर में बुरी से बुरी परिस्थितियों का सामना कौम ने किया था। हमारी ये कोशिश है कि महान इतिहासकारों ने जिस तरह से उन परिस्थितियों को अपनी कलम से बयां किया है, वैसे ही बिना ज़्यादा किसी फेरबदल के आपको बताया जाए, ताकि जैसा हुआ था उसकी सही तस्वीर आपके सामने पेश हो। हमारा मकसद आपकी भावनाओं को झकझोरना या उनको ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप इसको सिर्फ बीते हुए इतिहास के दौर की तरह देखें। बात 1716 की। ये वही साल था जब मार्च से जून के बीच दिल्ली में बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके अलावा हज़ारों की तादाद में सिखों को शहीद कर दिया गया था। दिल्ली से शाही आदेश हुए कि पंजाब में भी सिखों को ख़त्म कर दिया जाए, और इस आदेश का पूरे तौर पर पालन किया लाहौर के उस समय के गवर्नर अब्दस समद खान ने। उसने सिखों के नरसंहार के आदेश दे दिए। ये सिखों के लिए एक मुश्किल और दुखों से भरा हुआ समय था दोस्तों, जिसे कई इतिहासकारों ने डार्क एंड ट्रेजिक पीरियड फॉर द सिख्स कहा है। एक मुस्लिम इतिहासकार अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द पंजाब में उस समय घट रही घटनाओं को कुछ इस तरह बयां करते हैं कि चारों तरफ सिखों का अपमान किया जा रहा था, और उनके नेता बंदा सिंह को ख़त्म करने के बाद अब्दस समद ने सिखों की ताकत को नेस्तनाबूद करने और सिख संप्रदाय को जड़ से ख़त्म करने के लिए कड़े और सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। एक शाही फरमान निकाला गया जिसमें कहा गया कि गुरु नानक को मानने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाए, और हर सिख के सिर पर इनाम घोषित कर दिया गया। उस वक्त की जो आम मुसलमान जनता थी, उसके मन में परेशानी का आलम यह था कि सिखों को कहीं भी बसने की इजाज़त नहीं थी, और अगर उनको कोई सिख दिखाई दे जाता था तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। दरअसल इस तरह के नरसंहार का हुक्म इससे पहले बादशाह बहादुर शाह प्रथम के द्वारा दिसंबर 1710 में दिया गया था, जब उसने लोहगढ़ के किले को जीता था। उसने तब बख्शी उल मुल्क मोहब्बत खान बहादुर से कहा था कि शाहजहाँपुर के आसपास जितने भी फौजदार हैं, उन सब को हुक्म जारी करो कि गुरु नानक को मानने वाले सभी सिखों को देखते ही मौत के घाट उतार दिया जाए। दूसरी दफ़ा ऐसा शाही फरमान बाबा बंदा सिंह जी की शहीदी के बाद बादशाह फर्रुख सियर के द्वारा जारी किया गया। किताब मिफ्ताह तारीख के लेखक अपनी किताब में लिखते हैं कि बंदा सिंह की शहादत के बाद एक शाही फरमान जारी किया गया, जिसमें उनके धर्म यानी बाबा बंदा सिंह के धर्म के लोगों को देखते ही बिना पूछे मार डाला जाए। परिणाम ये हुआ कि सिखों को अपनी जान बचाने के लिए आसपास के पहाड़ों और जंगलों में शरण लेनी पड़ी। शाही फरमान की जानकारी चूँकि चारों तरफ फैल गई थी, पूरे पंजाब के सभी शहरों में मौजूद सरकारी कर्मचारी और अफसर उनके कट्टर दुश्मन बन गए। अपने उच्च अधिकारियों और लोकल प्रशासन को खुश करने के लिए पंजाब के गांव से बड़ी तादाद में सिखों को गिरफ्तार करके बड़े बड़े जत्थों में लाहौर भेजा जाने लगा, जहां निर्दयता से उनका कत्ल कर दिया जाता। अपने धर्म के प्रति समर्पित और पूरी निष्ठा रखने वाले सिखों के पास अब कोई चारा नहीं रहा। उन्हें अपना घर बार छोड़कर जंगलों और दूर दराज के इलाकों में शरण लेनी पड़ी, जहाँ पर खाना नहीं था और जीने के दूसरे साधन मौजूद नहीं थे। हालात ये थे कि किसी दिन उनको वहाँ पर अगर खाना या दूसरी जीवन की ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती थीं तो उस दिन को बड़ा सौभाग्यशाली समझा जाता था, नहीं तो कई कई दिनों तक भूखे ही रहना पड़ता था, और जंगल में मिलने वाले फ्रूट्स और पत्तों के ऊपर ही अपना गुजारा करना पड़ता था। दोस्तों, समय बीतता गया और समय के साथ अब्दस समद खान का अत्याचारी रवैया कुछ नरम पड़ने लगा,
और अब उसने उन लोगों पर मुख्य रूप से जोर देना शुरू कर दिया जो सरकार के कट्टर विरोधी थे, और निर्दोषों के प्रति उसके रवैये में बदलाव हुआ। जो निशाने पर थे, इनमें वो लोग शामिल थे जो या तो बंदा सिंह बहादुर के साथी थे या फिर जिन्होंने पूरे तन मन से उनकी मदद की थी, और ये ज़्यादातर लड़ाके थे। ये खतरनाक से खतरनाक लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और गाँव में रहकर खेती बाड़ी या कोई छोटा मोटा व्यापार करते थे। इनके अलावा वो लोग भी थे जो छुपकर इनकी मदद किया करते थे। हालांकि वो खुलकर सामने नहीं आते थे, लेकिन उनकी पूरी निष्ठा अपने भाईचारे के साथ थी जो मुग़लों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और जिनके खिलाफ मुग़लों ने कड़ा रवैया अपनाया हुआ था और पकड़े जाने पर जिनको कड़ी सज़ाएं भी दी जाती थी। उनकी मदद करते हुए ये भी अक्सर सरकार की नज़रों में आ जाते थे और मुसीबत में पड़ जाते थे, लेकिन इन मुसीबतों को वो हंसते हुए सहते और अपने आप को भाग्यशाली समझते थे। ये सब चल रहा था, तभी एक बार फिर वक्त ने मोड़ लिया। अब्दस समद खान को इस समय कुछ दूसरे विरोधियों की बगावत का भी सामना करना पड़ा, जिनमें मज तिहाड़ी का ईसा खान, कसूर में हुसैन खान पेशगी और कश्मीर में सराफुद्दीन उसके खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। तो इस समय सिखों के खिलाफ अपनी कड़ी नीतियों में ढील तो उसको देनी ही पड़ी। इसके अलावा उसने सिखों को अपनी फ़ौज में और दूसरी सरकारी पदों पर भी भर्ती करना शुरू कर दिया। बागी सिखों को यहाँ पर एक उम्मीद की किरण नज़र आई। उनका सहयोग करने वाले भाईचारे के ऊपर जो नज़र रखी जा रही थी वो लगभग ख़त्म हो गई, और जो सैनिक पार्टियां नज़र रखती थीं उनमें भी काफ़ी कमी आ गई। उनके खिलाफ सरकार द्वारा निकाले जाने वाले फरमानों के बारे में अब उनको पहले से ही पता चल जाया करता था, जिससे वो अलर्ट हो जाते थे। जो सिख भाई सरकारी सेवाओं में कार्यरत थे और उनकी मदद करते थे, उनको उस समय चक्रेल कहा जाता था। इन चक्रेल सिंघों के द्वारा सारी जानकारी मिलने और राशन वगैरह की सप्लाई जंगलों में आसानी से पहुंचने के कारण सिख लड़ाकों का जीवन काफ़ी आसान हो गया था। हालांकि ये सब थोड़े समय तक ही चला, मुसीबत का दौर पूरी तरह से अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उस अकाल पुरख की यही इच्छा थी कि सिखों को एक बार फिर से अग्नि परीक्षा से गुजरना था और ज़्यादा तप कर शुद्ध और ख़राब बनकर निकलना था। अब ये जो मुश्किलों भरा वक्त आने वाला था, ये अब्दस समद खान के बेटे ज़करिया खान और फिर याह्या खान के अलावा मीर मोइनुल मुल्क यानी मीर मन्नू तक चला। अब्दस समद खान ने बड़ी मुश्किल से कश्मीर में बगावत को दबाकर शांति स्थापित की ही थी कि मुल्तान और वेस्टर्न पंजाब में कई इलाकों में बगावत शुरू हो गई। अराजकता के इस दौर में कई लुटेरे कबीलों ने भी लूटपाट मचाना शुरू कर दिया और बस्तियों को हमले करके उजाड़ने लगे, जिनमें भट्टी, डोंगर, सियार, खारी और बलोच जनजातियों ने गदर शुरू कर दिया। मालवा, सिरसा, दुल्ले दीबार के इलाकों में इन जनजातियों का आतंक फैल गया और यहाँ उन्होंने कई गाँवों को तबाह कर दिया। लेकिन यहाँ बुरी बात यह हुई कि सारी अराजकता और अपराधों का कलंक सिखों के मत्थे पर मढ़ दिया गया। ये वो बुरा वक्त था दोस्तों जब अपराधियों की करने की सज़ा निर्दोष लोगों को भुगतनी पड़ रही थी, और ऊपर से ठीक इसी वक्त दिल्ली के मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने अब्दस समद खान को गवर्नर बनाकर मुल्तान भेज दिया और उसके लड़के ज़करिया खान को लाहौर का गवर्नर बना दिया। पंजाब में फिर से बढ़ती सिखों की ताकत को ख़त्म करने के लिए अपने पिता द्वारा सिखों के लिए लागू की गई नरम नीतियों को ज़करिया खान ने लगभग ख़त्म कर दिया और एक के बाद एक कड़ी और सख्त नीतियाँ उनके खिलाफ अपनानी शुरू कर दी। दोस्तों, किताब तवारीख़ पंजाब में इसके लेखक लिखते हैं कि ज़करिया खान को पंजाब का गवर्नर इसलिए बनाया गया क्योंकि उसने मुग़ल बादशाह के सामने शेखी बगारी थी कि अगर महामहिम मुझे पंजाब का गवर्नर बना दें तो मैं मांझा, मालवा और दोआब से सिखों को ख़त्म कर दूंगा, और सिर्फ यही नहीं, सिखों के सामूहिक नरसंहार को भी अंजाम दिया जाएगा, जिसे हम अंग्रेज़ी में जेनोसाइड कहते हैं। तो जैसे ही उसकी नियुक्ति की गई, उसने कहर ढा दिया। ज़करिया खान ने क्या क्या कहर ढाए ये अगली वीडियो में आप देखेंगे, वरना सारी बातों का जिक्र इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको उस मुश्किल वक्त की हर जानकारी इतिहास के पन्नों से निकाल कर आप तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, हमें इससे प्रेरणा मिलती है ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाने की। धन्यवाद, नमस्कार।